मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। मैं अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। आज मॉडर्न हिस्ट्री की आखिरी क्लास है। हम लोगों ने बीच में एक जो है टॉपिक छोड़ दिया था, भारत के वायसराय। जब हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय वाला टॉपिक छोड़ दिया था। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, बंगाल के गवर्नर पढ़ लिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल और इसके अलावा भारत का गवर्नर जनरल। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के वायसराय के बारे में। ठीक, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बंगाल में गवर्नर आते हैं और उसके बाद में कौन आते हैं, गवर्नर जनरल आते हैं। ठीक, गवर्नर सबसे पहले अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी भारत में। भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेज़ों की। कहाँ कहाँ पर, एक तो आपका जो है बंगाल, कलकत्ता में थी बंगाल में, और दूसरी कहाँ थी, मद्रास में। ये मद्रास वाला क्षेत्र हो गया, कलकत्ता वाला, बंगाल वाला, और तीसरा मुंबई। तो तीनों जगह पे क्या थे, गवर्नर थे। तीनों जगह पे क्या थे, गवर्नर थे। लेकिन 1757 ईस्वी में बंगाल में जब प्लासी का युद्ध होता है तो बंगाल का वर्चस्व पूरे दोनों प्रेसिडेंसियों पर हो जाता है। तो दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर को जो है ये यहाँ पर जो है इसके गवर्नर के अधीन अटैच कर दिया जाता है। तो अब यहाँ बंगाल के गवर्नर पढ़े जाएंगे और मतलब अधिकांश वही हो जाएंगे। तो 1757 से शुरू हो जाता है बंगाल के गवर्नर की कार्यकाल। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल के गवर्नर का जो है जिक्र होता है, जो 1773 तक रहता है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब दोनों मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को किसके अंडर कर दिया गया, बंगाल के। तो इसलिए अब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, अर्थात उसकी शक्तियाँ बड़ी हो गई। अब गवर्नर जनरल हो गया, पहले केवल गवर्नर था, अब क्या हो गया, वो गवर्नर जनरल हो गया। तो इसलिए अब उसे कहा गया जो है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर पहला और आखिरी पूछा जाता है। पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, और दूसरा लास्ट कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। पहला और आखिरी ध्यान रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, और आखिरी कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। जो ही आखिरी होगा वही आगे क्या होगा, पहला होगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अगर बात करें तो पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। आखिरी गवर्नर था बंगाल का, तो गवर्नर जनरल ये पहला होगा। ठीक है, जैसे कोई किसी के समय में परिवर्तन होता है कोई चीज़, तो फिर वो पहला होता है परिवर्तन करने वाला, और कोई पुरानी जो परंपरा थी उसका वो आखिरी व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे मोदी सरकार ने जो है एक परिवर्तन किया, उन्होंने क्या किया कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया। योजना आयोग का जो है समापन किसने किया, मोदी सरकार ने। तो प्रश्न यहाँ पे आएगा, योजना आयोग का आखिरी अध्यक्ष कौन था, तो मोदी। योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, तो आखिरी अध्यक्ष कौन था, मोदी। और नीति आयोग, एक नया आयोग गठित कर दिया, नीति आयोग। तो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, मोदी। ठीक है, तो ऐसे ही क्योंकि उन्होंने समाप्त किया, उनके समय में मतलब समाप्त हुआ, तो इसलिए जो है यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल पहला हो गया हेस्टिंग्स, और आखिरी कौन हो गया, विलियम बेंटिंग, जो कि 1833 तक ये चला बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इसके बाद में जो है भारत में एक चार्टर एक्ट आता है 1833 का, और 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। अब उसके अंडर पूरे भारत को कर दिया गया, पूरे भारत को। तो यहाँ से 1833 के से जो है अब क्या कहलाएगा, वो भारत का गवर्नर जनरल। अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, जो 1857 के विद्रोह तक रहेगा। 1857 के विद्रोह तक रहेगा। तो पहला कौन होगा, विलियम बेंटिंग, क्योंकि बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिंग। और कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह होता है। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है। तो उसी के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके अब क्या कहा जाता है, वायसराय, भारत का वायसराय। वायसराय क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन क्या हो गया, खत्म। 1858 का एक अधिनियम आया, उस अधिनियम में कहा गया भारत में सम्राट अथवा साम्राज्ञी का शासन होगा।
महारानी का या महाराज का भारत में शासन होगा। तो महाराज के प्रतिनिधि जो भारत में जो है प्रशासन संभालेंगे उनको अब क्या कहा जाएगा? वायसराय। उनको अब कहा जाएगा वायसराय। तो इसलिए 1858 के एक्ट में, और ये एक्ट किसने पढ़ा था? इसका मतलब इस अधिनियम को पढ़ करके किसने सुनाया था? कैनिंग ने। कहाँ पर सुनाया था? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1 नवंबर 1858 के दिन जो है उसने पढ़ाया था कि आज से मैं गवर्नर जनरल की जगह क्या हो गया हूँ? वायसराय हो गया हूँ। ऐसा महारानी के आदेश पत्र में लिखा हुआ था। ठीक। और इसके बाद में ये आज़ादी तक वायसराय कहलाए। आज़ादी तक क्या कहलाए? वायसराय कहलाए। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वायसराय गवर्नर जनरल दोनों कह देते हैं, क्योंकि बस खाली नाम का फ़र्क है। ठीक है। तो इसलिए जो है कभी कभी आपको इतिहास में गवर्नर जनरल भी मिल जाएगा लिखा हुआ किताबों में, कभी कभी वायसराय भी मिल जाता है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। इसके बाद में जो है ये जो है 1947 तक चला, आज़ादी तक। तो पहला जो है वायसराय कौन था? कैनिंग ही था, क्योंकि कैनिंग को हटाया थोड़ा नहीं गया था। 1857 का विद्रोह उसके समय हुआ, उसके बाद में 1858 से जो है वायसराय का पद आ गया, तो वही था कंटिन्यू। तो पहला जो है वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुआ। और आखिरी कौन हुआ? माउंटबेटन। आखिरी कौन हुआ? माउंटबेटन। ये आज़ादी तक, आज़ादी के पहले तक की बात होगी। फिर भारत आज़ाद होता है, स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, अब वायसराय के पद को बदल दिया जाता है आज़ादी के बाद, क्योंकि अब ब्रिटेन का शासन खत्म, महारानी का शासन थोड़े नहीं है। वायसराय क्यों कहा गया? क्योंकि महारानी का शासन था। तो महारानी के शासन के अंतर्गत जो भी प्रशासन चलाएगा, जो प्रमुख अधिकारी होगा वो वायसराय कहलाएगा। अब महारानी का शासन खत्म, तो फिर से उसको क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। जिन्ना जो बने थे पाकिस्तान के, वो वायसराय नहीं बने थे, क्या बने थे? गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, क्योंकि महारानी के अंडर में नहीं थे, अब वो स्वतंत्र हो गए थे। तो इसलिए पुनः स्वतंत्रता के बाद भारत में पुनः जो है वायसराय के पद को खत्म करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। क्योंकि इन्हीं को जो है कांग्रेस नेहरू जी से अच्छी पटती थी, तो नेहरू जी का उस समय कांग्रेस में दबदबा था, वही पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने कहा कि जब तक जो है हमारे यहाँ लोगों को मतलब संविधान नहीं बन जाता, तब तक तुम ही जो है हमारे क्या रहो? गवर्नर जनरल रहो। लेकिन बीच में ही दरार पड़ गई, आपसी फूट पड़ गई। कहे भाई भगाओ ये विदेशी को, जब सब कुछ हमको मिल गया है तो इसको काहे को बैठाए हो? तो फिर मतलब संविधान बनने से पहले इसको भगा दिया गया। और किसको बैठाया गया? सी राजगोपालाचारी को। तो दूसरे स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1948 से 1950 तक रहे। ठीक है, 2 वर्ष तक रहे लगभग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के भारतीय व्यक्ति जो थे वो पहले भारतीय जो थे, और आखिरी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी भी गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो अब हम लोग जो है वायसराय को फिर से मतलब यहाँ पढ़ेंगे पूरा। यहाँ पे मुख्य वायसराय, बीच में एक आध छूटे होंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे परीक्षा की दृष्टि से, उनको छोड़ दिया गया है। और जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे। जो मैंने ब्रैकेट में वर्ष लिख दिया है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कालक्रम आपको बनाना है तो एक बार सरसरी नज़र पड़नी चाहिए कि कब किसका कार्यकाल था, तो ये पता होना चाहिए। नहीं तो परीक्षाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? घटनाएं हैं। एक तो घटनाओं का यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात कौन सी घटना किसके कार्यकाल में घटित हुई। तो हमने चार्ट पे पूरा पहले ही मतलब बोर्ड पे चार्ट तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कैनिंग मैंने बताया, कैनिंग क्या था? पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय था। तो इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 1857 का विद्रोह। तो सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अब लॉर्ड फॉर्ड इसमें नहीं लिखा हूँ, सब में लॉर्ड लगा देना अपने आप ही, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और इसी के समय में एक सिद्धांत आया था, इसके पहले जो है व्यापकगत सिद्धांत किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का एक सिद्धांत था व्यापकगत सिद्धांत, ठीक है, जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें क्या किया जाता था? गोद निषेध करके और राज्यों को हड़प लिया जाता था, राज्यों की हड़प नीति थी। तो डलहौजी लेकर आया था, और उसको ख़त्म किसने किया? कैनिंग ने। तो कैनिंग ने व्यापकगत सिद्धांत को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि व्यापकगत सिद्धांत किसने ख़त्म किया? कैनिंग ने ख़त्म किया, ठीक है। इसी के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित होता है। भारतीय उच्च
न्यायालय एक्ट अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम इसी के समय पारित होता है, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इन तीनों जगहों पर जो है हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तो सबसे पुराने हाई कोर्ट कहाँ के हैं? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के हैं, जो 1862 में स्थापित होते हैं, 1862 में स्थापित किए जाते हैं। तो ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था इसी के समय, ठीक है। एक बार KBC में शायद इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था, हाँ यही प्रश्न ही था, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो है हाई कोर्ट की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो कैनिंग वाला ऑप्शन था। KBC में ये प्रश्न था, शायद हमको लगता है 1 करोड़ वाला प्रश्न था, और महिला खेली थी और जीत भी गई थी। 1 करोड़ का प्रश्न था ये, समझ लो 1 करोड़ का प्रश्न यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो ये महिला जीत भी गई थी इस प्रश्न को, क्योंकि उसने याद कर रखा था, किसी अच्छे शिक्षक ने पढ़ाया होगा कैनिंग से कनिंग, तो उसको कनिंग याद हो गया कि कनिंग जो था उसके समय में वो कनिंग आदमी था। कनिंग मतलब जो है ज़्यादा बचाने वाला, कनिंगनेस होता है ना, मतलब एक तरीके से जो कंजूसी करता है उसको। तो ऐसे उसने याद कर रखा था कि उसने बहुत कंजूसी की थी, इसलिए 1857 का विद्रोह हो गया था उसके समय में, और उसी के समय में जो है 3 जगह हाई कोर्ट स्थापित हो गए। तो बहुत दिमाग लगा करके उसने खेला और इसको जीती भी थी, ठीक है। तो ये याद रखना है, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 3 जगह क्या स्थापित हुए थे? हाई कोर्ट 1862 में, ठीक। तो सबसे पुराने हाई कोर्ट कहाँ के हैं? यही तीनों के हैं, ठीक। इसके बाद में मेयो आता है। इसके बाद में मुख्य जो है वो क्या है? मेयो। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है मेयो, लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये इसने अजमेर में एक तो मेयो कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, और 1872 में इसने जनगणना शुरू की थी। इसने अब जनगणना को प्रारंभ करने वाला भारत में कौन था? तो मेयो था। तो ये कभी कभी भूगोल में प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको यहाँ डाल दिया है। तो 1872 में सबसे पहली भारत की जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? मेयो के समय। लेकिन ये जब गिनवाने लगा, देखा तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो कहा बंद कर दो। तो इसने पहले शुरू किया, फिर बंद कर दिया, ठीक है। और एक बार निरीक्षण के लिए गया था अंडमान, सेलुलर जेल जो वहाँ था, काला पानी की सज़ा जिसको होती थी, तो वहाँ चेक करने गया जो है। तो एक कोई कैदी था वहाँ पर, ऐसे कैदियों को छोड़ दिया था टापू पे, क्योंकि वहाँ से कहीं जा नहीं सकते थे, कोई हवाई जहाज़ और कोई पानी के जहाज़ उस तरीके से तो चलते नहीं थे कि बहुत ज़्यादा वहाँ से कोई जहाज़ जा रहे हों। तो पूरा अंडमान निकोबार पे जो है उनको छोड़ दिया जाता था, किसको? कैदियों को। तो उसी में एक अफगान कैदी था, वो किसी खाई में तलवार लेके छिपा था, और जैसे ही मेयो गया, बस उठाया तलवार और घोंच दिया उसके पेट में, ठीक है। तो मेयो की हत्या हो जाती है अंडमान में, मेयो की हत्या। तो पहला भारतीय, मतलब भारत में किसी अगर व्यक्ति की हत्या हुई, किसी गवर्नर जनरल की, तो वो कौन था? मेयो था। इसके अलावा किसी गवर्नर जनरल की भारत में हत्या नहीं हुई है, ठीक है। तो मेयो की हत्या होती है भारत में, जो कि अंडमान निकोबार में एक अफगान सैनिक के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है गाजीपुर में क्या है? मकबरा है, मज़ार है कॉर्नवालिस का, ठीक है। तो वहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है, उसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद लिटन आते हैं। लिटन जो है महाबदमाश था, इसको मतलब महाबदमाशी की बहुत सारी संज्ञा दी गई है। सबसे खतरनाक, सबसे खराब, सबसे बोकस कौन था? लिटन था। 1876 से 1880 का इसका कार्यकाल था, क्योंकि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया है, मतलब एकदम बिल्कुल आज़ादी छीन ली, बोलने की, छापने की आज़ादी छीन ली। तो वर्नाकुलर यानी भाषा, देसी भाषाओं के जो अखबार थे, पत्रिकाएँ थी, उनके छपने पर ही क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो इसी को कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में आया था। यानी गला घोटने वाला प्रेस था, ठीक है। और इसके अलावा इतना तो किया ही, इसके अलावा आर्म्स एक्ट भी ले आया, अर्थात अब जो है भारतीय हथियार भी नहीं रख सकते हैं, इतना कठिन बना दिया उसको, जो है औजार हथियार रखने के लिए जो है एक कानून बना दिया कि बगैर लाइसेंस के कोई भी हथियार औजार भारतीय नहीं रख सकते हैं। अंग्रेज तो खुले घूमेंगे लेकर के, लेकिन भारतीय नहीं रख सकते हैं। आप लाइसेंस बनवाने जाओगे तो इतने वहाँ जो है पेचीदगियाँ होंगी कि आपके कोई सुनेगा नहीं और बनेगा नहीं लाइसेंस। तो जो लाइसेंस नहीं बनेगा, हथियार रख नहीं सकते हो। हथियार अगर मिल गया तो अवैध माना जाएगा, जेल हो जाएगी, फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत बदमाश था। कौन? लिटन। तो इसके समय की 2 महत्वपूर्ण घटना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, दोनों 1878 की घटनाएँ हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये आता है रिपन, जो मतलब वैसे तो सभी बदमाश थे, लेकिन बदमाशों में भी सबसे अच्छा कौन बदमाश था? रिपन था, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, सब बैठे हो सब बदमाश हो, उसमें भी कोई एक आध बदमाश जो ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा सही होते हैं। तो बदमाशों में भी सबसे मतलब कम बदमाश था वो रिपन था। तो इसको भारत का उद्धारक कहा जाता है। तो रिपन आप दिमाग में छाप लो कि सबसे अच्छा वायसराय अगर कोई हुआ है, गवर्नर जनरल हुआ है, तो कौन सा हुआ है? लॉर्ड रिपन हुआ है, जो कि 1880 से लेकर 1884 तक का इसका कार्यकाल था। इसको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। इसको किसने कहा है भारत का उद्धारक? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको भारत का उद्धारक कहा है, क्योंकि ये
आते ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया सबसे पहले, ठीक है। और इसने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। जो स्थानीय स्वशासन अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में जो है अब वहाँ पर भी जो है प्रधानी वर्धानी और मुखिया उखिया का चुनाव होगा, शासन स्वशासन। इसी के बाद गांधी जी बाद में वकालत करते हैं कि स्थानीय स्वशासन भारत में स्थापित होना चाहिए। तो स्थानीय स्वशासन लेने वाला था, ये लाया था। और इसी के समय नियमित जनगणना शुरू हुई। ये तो अपना शुरू करके और मरमुरा गया, वहीं पे छोड़ छाड़ दिया था, ठीक है। लेकिन रिपन ने अब यहाँ पर शुरू किया भारत की नियमित जनगणना। जब जनगणना होगी, जनसंख्या होगी, तभी तो प्लानिंग बनेगी। आंकड़े होंगे हमारे पास कि कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिला शिक्षित हैं, कितने महिला अशिक्षित हैं, कितने रोजगार में, कितने बेरोजगार हैं। तो सब आंकड़े होंगे हमारे पास। तो उस आंकड़ों की सहायता से क्या बनाएंगे हम? प्लानिंग बनाएंगे। कोई भी सरकार बिना आंकड़ों की प्लानिंग तो नहीं बनाती है। तो ये नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? रिपन के समय में शुरू हुई थी, ठीक है, जो कि 1881 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1800। तो प्रश्न यहाँ से आएगा भूगोल में कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई? 1881 में। लेकिन भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। एक बार हो गई ख़त्म, ठीक है। लेकिन 1881 से जब शुरू हुई तो ये लगातार हर 10 वर्ष पे होती रही है और अभी तक होती रही है। 2021 में होना था, लेकिन कोरोना ने जो है आकर के सत्यानाश कर दिया। तो उसकी वजह से 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है। अभी हम आंकड़े पढ़ते हैं 2011 के। हर 10 वर्ष पे 1881 के बाद लगातार हर 10 वर्ष पे। तो जनगणना कब कितने वर्षों पे होती है? 10 वर्ष पे होती है। तो 1881 से शुरू हुई थी नियमित जनगणना। नियमित मतलब हर 10 वर्ष पे अब होनी है। तो हर 10 वर्ष पे जनगणना होती रही, बीच में कभी ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन ब्रेक कब हुआ? कोरोना के कारण। तो ये भी एक इतिहास चेंजिंग जो है समय था। कोरोना ने बहुत कुछ बर्बाद भी किया, ठीक है, बहुत कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी के रूप में बनाया। हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी था, हमको कोरोना हो गया तो हम तुम लोगों को पढ़ाने लगे। अब तुम में से बहुत लोगों का भविष्य संवरेगा शायद, हमको लगता है आने वाले समय में। कोरोना नहीं होता तो हम भी जो है ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे होते, लोगों के साथ में छुट्टी होती भाग जाया करते। लेकिन कोरोना ने हमको एक शिक्षा दे दी कि जीवन में कुछ है नहीं, जो कुछ है यहीं पर करेंगे, यहीं पर लोगों को देकर चले जाएंगे। ना कुछ पैसा हमारे साथ जाएगा, ना कुछ जाएगा। तो बहुत कुछ सीख लिया हमने, तो इसलिए आपके साथ कर रहे हैं। तो इसके अलावा इसने एक और काम किया था, इल्बर्ट बिल लेकर आया था। ये जो है 1883 में इल्बर्ट बिल लेके आया था। इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था कि इसमें जो है पहले क्या होता था कि जो जज होते थे, तो जज में मतलब 50-50 नहीं होते थे। मतलब 50% अंग्रेज होने चाहिए, 50% क्या होने चाहिए? भारतीय। जैसे मान लो किसी बेंच में 4 जज हैं और 4 जज में 1 जज भारतीय हो और 3 जज क्या हो? अंग्रेज हों। तो कोई भी फैसला अगर सुनाना होगा, 3 एक साथ हो जाएंगे तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसका विरोध नहीं कर सकता है। तो वो जजमेंट पास होना है। और ये चूँकि बताया ना, ये उद्धारक था। रिपन ने कहा नहीं भैया, बराबर करेंगे, जजों की संख्या बराबर करेंगे। अगर 4 जजों की बेंच है तो 2 भारतीय होंगे, 2 विदेशी होंगे, मतलब 2 अंग्रेज होंगे। और इसमें क्या होगा कि मतलब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मुकदमा जो है भारतीय हार जाया करते थे, तो अब भारतीय भी उनका मुकदमा जब सुनेंगे भारतीय जज, तो कोई अगर गलत सुनवाई हो रही होगी तो उसके खिलाफ वो जो है जजमेंट करेंगे। तो 2 होंगे, बहुमत में होंगे, तो वो जो है मतलब एक तरीके से वो जजमेंट जो है पारित नहीं हो पाएगा किसी दोषी के खिलाफ। जो है किसी अगर अंग्रेज दोषी है तो उसके खिलाफ जो है वो जजमेंट पारित नहीं हो पाएगा। तो इसका बहुत विद्रोह हुआ, इंग्लैंड तक विद्रोह हुआ। जितने सफ़ेद थे, गोरे थे, उन सब लोगों ने इसका विरोध किया। कहा ये रिपनवा साला बर्बाद कर देगा, भारत में जाकर हम लोगों को जो है मरवाएगा क्या, वहाँ पे ऐसा कानून लेकर आ गया है। तो सारे गोरे जो है विद्रोह कर दिए, जिसको क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह। तो इसीलिए श्वेत विद्रोह किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल से। तो इल्बर्ट बिल कौन लेकर आया था? रिपन लेके आया था, जो भारतीयों के फायदेमंद बिल था, लेकिन अंग्रेजों के विरोध में था। तो इसलिए अंग्रेजों ने इसका क्या किया? विरोध किया। इसलिए क्या होता है? श्वेत विद्रोह होता है, ठीक है। अंग्रेज विद्रोह करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है श्वेत विद्रोह। इसके बाद में डफरिन आते हैं अपना ढपली बजाते हुए, ठीक है। तो डफरिन के समय क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। कौन स्थापना करता है? एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? भेमोचंद बनर्जी, ठीक। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक। तो ये याद होना चाहिए, ठीक। तो और इसकी पहली बैठक कहाँ होती है? मुंबई में। मुंबई में स्थापना होती है, वहीं बैठक हो जाती है। होनी कहाँ थी? पुणे में। और क्यों नहीं हुई वहाँ पर? प्लेग फैल गया था, तो इसलिए प्लेग महामारी की वजह से उसको कहाँ फिर जो है बैठक हुई उसकी? मुंबई में हुई, ठीक। तो डफरिन से संबंधित यही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर हमने दे दिया। 1884 से 88 के बीच रहता है कांग्रेस की स्थापना हुई।
नेक्स्ट आता है करजन, जो भारत को विभाजित करने वाला था, मतलब बंगाल को। तो 1899 से 1905 तक रहा, जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इसके समय इसने जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग, तो प्रश्न ये कई बार आ चुका है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? करजन के समय में हुई थी। पुरातत्व विभाग क्या है? जितने भी मोनूमेंट्स हैं भारतीय आर्कोलॉजिकल जितने भी मोनूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक जितने भी हैं, उसको संरक्षित करना, सुरक्षित रखना, वो किसका काम है? भारतीय पुरातत्व विभाग का काम है। तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग कौन स्थापित करके गया? करजन स्थापित कर। इसके अलावा इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, अर्थात शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहा होगा, तो इसने जो है विश्वविद्यालय आयोग को भी स्थापित किया। इसके अलावा सिंचाई आयोग बनाया, पुलिस आयोग की स्थापना की, विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना की। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था और आयोग भी स्थापित किया था। विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट भी लेके आया था और एक आयोग भी स्थापित किया था। तो ये आयोगों वाला जो है कौन था? वायसराय था। आयोगों वाला वायसराय किसको कहा गया है? करजन को, क्योंकि इसके समय में कई आयोग जो है गठित किए गए, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया आयोगों वाला वायसराय। नेक्स्ट आता है मिंटो द्वितीय। कौन आते हैं? मिंटो द्वितीय। 1905 से 1910 इनका कार्यकाल रहता है। इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और इसके अलावा दिल्ली, वो कहाँ है, वो सांप्रदायिकता का जनक भी इनको कहा जाता है। 1909 में एक सुधार आया था, क्या नाम था उसका? मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। इसलिए सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा गया है? मिंटो द्वितीय को कहा गया है, मिंटो सेकंड को कहा गया है। ठीक, इसके बाद में हार्डिंग आते हैं 1910 से 1916 के बीच। तो अब विभाजन को इसी के बाद रद्द होना है, तो विभाजन को रद्द कौन करता है? बंगाल विभाजन को हार्डिंग करता है, मिंटो नहीं करता है। बीच में मिंटो आया ना, मिंटो ने नहीं किया, किसने किया? हार्डिंग ने किया। ठीक है, और हार्डिंग के समय ही दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। किस नंबर का? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर के दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय होता है? हार्डिंग के समय में। और हार्डिंग वो दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? 1911 में, 1911 में। ठीक है, और राजधानी परिवर्तन इसी समय होता है। कलकत्ता से राजधानी कहाँ जाती है? दिल्ली। तो परिवर्तित कब होती है दिल्ली? 1912 में, 1912 में। और इसी समय अब इसका कार्यकाल है 1910 से 16 के बीच। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1914 से। तो किसके कार्यकाल में? भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग था। कौन था? हार्डिंग। हार्डिंग सेकंड था, इसके पहले फर्स्ट आया था। ठीक, तो हार्डिंग सेकंड था। कौन जो है? प्रथम विश्व युद्ध के समय हमारे यहाँ जो है वायसराय था। इसके बाद चेम्सफोर्ड आते हैं 1916 से 1921 के बीच में। इनके समय की बहुत ज़्यादा खतरनाक घटनाएं हुई। ये रौलट एक्ट लेके आता है, काला कानून जिसको कहा गया है ना। इसके बाद में जलियांवाला बाग की हत्याकांड होती है, इसी रौलट एक्ट के कारण ही होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और इसी के बाद शुरू हो जाता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो चेम्सफोर्ड जो है, और एक चेम्सफोर्ड सुधार भी आता है 1919 का, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का, जिसने सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया। उसने जो है मुस्लिम के अलावा अब जो है किसको किसको? सिखों को अलग दे दिया, ईसाइयों को अलग दे दिया। ठीक है, और जो है मद्रासी जो है गैर ब्राह्मणों को अलग दे दिया। ठीक, तो इस तरीके से इसने जो है चेम्सफोर्ड ने जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा सफल उसका जो किसका हुआ था? सांप्रदायिकता का मिंटो वाला, क्योंकि उसने पहले ही बड़ा सा तीर चला दिया था कि हिंदू मुस्लिम को बांट देना है, अलग कर देना। ठीक, इसके बाद में रीडिंग महोदय आते हैं, किताब लेके पढ़ते रहते हैं रीडिंग वाले, यही तो होगा चेम्सफोर्ड के बाद। तो रीडिंग महोदय आते हैं 1921 से लेकर 26 तक। तो अब इनके समय में घटना हो जाती है। अभी क्या चल रहा था भारत में? असहयोग आंदोलन। शुरू किसके समय में हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय में। तो इनके समय में चौरी चौरा की घटना हो जाती है। गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, वहाँ पर एक चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी 1922 में जल के मर जाते हैं। 22 पुलिसकर्मी और 1922 की घटना। ठीक, तो इसके वजह से गांधी जी ने क्या वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 में। और इसके अलावा भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन सबसे पहली बार इसी समय होता है। इसके पहले सिविल सेवा देने के लिए भारतीयों को कहाँ जाना पड़ता था? लंदन। लेकिन भारत में सबसे पहली बार सिविल सेवा का आयोजन किसने कराया? रीडिंग ने, क्योंकि किताबें ज़्यादा पढ़ता था, ये रीडिंग था, इसलिए इसने सोचा कि यहीं कराओ। ठीक है, अब याद रहेगा रीडिंग से। ठीक, तो और काकोरी कांड इसके समय होती है, ये घटना होती है काकोरी कांड। काकोरी कांड की क्या घटना थी? एक ट्रेन लूटा गया था, याद है? लखनऊ के पास 8 डाउन ट्रेन लखनऊ में के पास काकोरी 9-10 किलोमीटर पहले जो है उधर सहारनपुर से ट्रेन आ रही थी, उसी को लूटा था।
ठीक है। तो उसी को कहा गया काकोरी कांड, 1925 की घटना है, ठीक। तो ये किसके समय की घटना है? रीडिंग के समय की। इसके बाद में इरविंग आते हैं 1926 से 1931 तक। इनके समय में साइमन कमीशन भारत आता है। कौन सा कमीशन आता है? साइमन कमीशन, ठीक है। कब आता है? 1928 में साइमन कमीशन आता है। और फिर उसके बाद में भारतीयों को जो है उकसाया जाता है कि भैया, उसका जो विरोध होता है साइमन कमीशन गो बैक। तो फिर इरविनवा कहता तुम ही बना के दिखा दो भैया। तो नेहरू रिपोर्ट आ जाती है 1928 में। कौन सी रिपोर्ट आ जाती है? नेहरू रिपोर्ट। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को कौन तैयार करता है? जवाहरलाल नेहरू नहीं करते हैं, मोतीलाल नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू नहीं करते हैं, मोतीलाल नेहरू करते हैं, ठीक। तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू से। और इन्हीं समय क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के साथ ही इसमें शुरू हो जाता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। कैसे शुरू हुआ था? पहली घटना क्या थी उसकी? दांडी मार्च। तो दांडी मार्च भी इनके समय हुई थी, इरविन के समय ही हुई थी। दांडी मार्च गांधी जी करते हैं और उसके बाद में कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन के समय और चेम्सफोर्ड के समय असहयोग आंदोलन, ये याद रखना, ठीक। इसके बाद वेलिंगटन आते हैं। वेलिंगटन 1931 से 36 तक रहते हैं, जिनके समय में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है, ठीक है। इसके बाद में लिनलिथगो आ गया 1936 से 1943 तक। अब भारत में पहला आम चुनाव होता है 1936-37 में। भारत में पहला आम चुनाव होता है और 1939 में शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध किसके समय में शुरू हुआ? लिनलिथगो के समय में। और प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में शुरू हुआ था? कहाँ गया वो? हार्डिंग के समय में। हार्डिंग के समय में प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में शुरू हुआ था? हार्डिंग के समय में। और लिनलिथगो के समय में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक। और इसके अलावा जब आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन गई 8 राज्यों में, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे कांग्रेसियों से इसने घोषणा कर दी लिनलिथगो ने कि जो है भारत के सैनिक भी युद्ध में शामिल होंगे। तो फिर कांग्रेसियों ने अपना क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के कारण फिर जिन्ना ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस, हाँ, अम्बेडकर जी ने भी सपोर्ट किया 1939 में। और इसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है। ये सब सीरियल से लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्रिप्स मिशन भारत आता है। फिर क्या शुरू होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, ये सब किसके समय की घटना है? लिनलिथगो के समय की घटना है। इसके बाद में वेवेल आते हैं 1943 से 1947 तक। इनके समय जो है लाल किले का मुकदमा चलता है। लाल किले का मुकदमा किससे संबंधित था? आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज के तीन जो है अधिकारियों की गिरफ्तारी के जो है फांसी की सज़ा के खिलाफ जो है उसमें लाल किला का मुकदमा चलता है। फांसी की सज़ा वहाँ सुनाई जाती है। और इसके अलावा एक विद्रोह होता है, नौसेना का विद्रोह होता है। सब डिटेल में पढ़ाया है बढ़िया से, ठीक है। नौसेना का विद्रोह इसी के समय होता है, वेवेल के समय। और वेवेल के समय ही कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। और इसी के समय 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिन्ना, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वेवेल के समय ही जिन्ना घोषित करते हैं, ठीक है। इसके बाद में माउंटबेटन आते हैं। माउंटबेटन, अब ये बहुत सारी चीज़ें इसके समय पढ़ा दी है। यही जो है सबसे पहले क्या जो है बंटवारे का प्लान लेकर आया, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। तो और इसी के दौरान हमको आज़ादी मिली। और इसी के समय वायसराय जो है उसको पुनः गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद। और जो आखिरी गवर्नर जनरल भारत का सबसे अंत में जो था, जो भारतीयों सहित, तो सी राजगोपालाचारी थे, जो एकमात्र भारतीय और आखिरी भारतीय थे। 1948 से 50 तक थे, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इस तरीके से ये पूरा जो है एक तरीके से इतिहास का रिवीजन हो गया, मुख्य मुद्दों का, किसके समय कौन सी घटनाएं घटित हुई, ये सब हम लोगों ने अध्ययन कर लिया।